आ गया आ गया आ गया। कौन आ गया भाई? आ गया हमारा रक्षक, हमारा सुल्तान, एनिमेशन लवर, हिस्ट्री को इज्जी से समझाने वाला। आ गया आ गया, आया हमारा सुल्तान। खराब चैप्टर, बोरिंग हिस्ट्री, फेल होने का डर। आई डोंट लाइक इट, आई अवॉइड, बट दे लाइक्स मी, आई कांट अवॉइड। टेंशन क्यों लेते हो? लो या वीडियो देख लो और पढ़ो, बोरिंग हिस्ट्री मजेदार हो जाएगी। नेशनलिज्म का क्या मतलब होता है? तो देखो, किसी भी आदमी को अपने देश से प्यार होता है ना, अपने देश के लिए आदर होता है ना, उसको नेशनलिज्म कहते हैं। जैसे आपको अपने देश भारत से प्यार होगा तो उस प्यार वाले फीलिंग को ना नेशनलिज्म कहेंगे। और जो लोग देश से प्यार करते हैं उसको नेशनलिस्ट कहेंगे, उसको देशभक्त कहेंगे। जैसे मैं एक नेशनलिस्ट हूँ, एक देशभक्त हूँ, आप भी होंगे। मैं भी एक नेशनलिस्ट हूँ भाई। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि लोगों ने यूरोप के लिए कैसे देशभक्ति यानी नेशनलिज्म जगी। भाई ये यूरोप कौन सा देश है? मुझे नहीं पता। यूरोप इज नॉट ए कंट्री, इट इज। अंग्रेजी में मत बोलो भाई मेरे दोस्त। यूरोप कोई देश नहीं है। जैसे हमारा एशिया है ना, जिसके अंदर बहुत सारा देश है, उसी तरह यूरोप के अंदर भी बहुत सारा देश है। जैसे फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन, टर्की, डेनमार्क, इटली, हंगरी एक्सेट्रा। यह सभी कंट्री यूरोप के अंदर आती है दोस्त। अच्छा समझ आ गया भाई, ऐसे ही पढ़ने में मजा आता है। यह पिक्चर को देखो, क्या समझ में आ रहा है? मस्त पेंटिंग है भाई। अरे यार देखो, इस पिक्चर में बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। लोग अपने देश का झंडा पकड़े हुए हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हाँ भाई, बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं, सब लोग अपने देश का झंडा पकड़े हुए हैं। इस फोटो में अमेरिका कंट्री और यूरोप कॉन्टिनेंट की बात की गई है। इस फोटो में यूरोप और अमेरिका के लोग खड़े हैं दोस्त। हाँ भाई, तो देखो यह है स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी। हाँ वही स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी। देखो कुछ लोग यह स्टेच्यू को क्रॉस करके आगे बढ़ चुके हैं, और जो लोग आगे बढ़ चुके हैं ना, वे लोग फ्रांस के हैं। क्या बोलना चाहते हो भाई? देखो, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी का मतलब होता है आजादी का स्टेच्यू। तो जो भी इस स्टेच्यू को क्रॉस कर चुके हैं उन्हें आजादी मिल चुकी है, वे आजाद हो चुके हैं। हम लोग ने क्लास 9 के फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़े थे कि फ्रांस को राजाओं से आजादी मिली, राजा को मार के भगा दिया था, इसलिए फ्रांस इस स्टेच्यू से आगे है। अब समझा भाई, ये फ्रांस को आजादी मिल गई। ये है जर्मनी का झंडा, अभी भी आजादी के लिए वेट कर रहा है जर्मनी बेचारा। फ्रांस को आजादी मिली राजाओं से, मोनार्की सिस्टम से। ये देखो कोने में कचरा फेंका हुआ है, इसमें आपको राजा का मुकुट भी दिख रहा होगा। यह मुकुट यहाँ इसलिए फेंका हुआ है क्योंकि अब राजा राज नहीं करेंगे, मोनार्की सिस्टम हट गया है। भाई मुझे पता चल गया, यह पिक्चर को ना फ्रेडरिक सोरियो ने 1848 में बनाया था। उसने 4 पिक्चर्स बनाई थी, उसमें से यह एक पिक्चर है। हमने पहले देखा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ईयर 1789 में। फ्रांस में रहने वाले लोगों ने डिमांड किया था कि मोनार्की सिस्टम हटाओ, यानी अब राजा राज नहीं करेगा, फ्रांस के द्वारा चुना गया गवर्नमेंट देश को चलाएगी, यानी वे डेमोक्रेसी चाहते थे। हाँ भाई सही है, राजा के मन में जो कुछ आता हुआ कर देता है, उसको कोई भी कंट्रोल कर नहीं सकता, इसलिए फ्रांस के लोग राजा को हटाना चाहते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, लोग लड़े, लेकिन इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद फ्रांस में क्या क्या बदला, लोगों की कौन कौन सी डिमांड पूरी हुई? बहुत सारी डिमांड पूरी हुई थी भाई। देखो सबसे पहले तो फ्रांस में रहने वाले लोग सारा लोग यूनाइटेड हो गए, यानी सब एक हो गए और सभी लोगों को बराबर अधिकार दिया गया। दूसरा मैं बताता हूँ। अरे यार तुम तो फ्रांस का राजा था ना? हाँ, फ्रांस रिवॉल्यूशन के बाद राजा को हटा दिया गया, यानी मोनार्की सिस्टम खत्म हो गया और सारा पावर्स कॉमन पीपल को दे दिया गया। तीसरा, फ्रांस का झंडा बदलकर ना नया झंडा लाया गया। चौथा, फ्रेंच लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बनाया गया, नया नेशनल एंथम बनाया गया। बहुत कुछ किया गया राजा को हटाने के बाद। भाई फ्रांस आजाद हो गया, राजा का पावर खत्म हो गया, तो यूरोप के दूसरे देश जैसे जर्मनी, इटली, ये सब तो सोचेंगे ना कि उन्हें भी आजादी चाहिए। हाँ क्यों नहीं सोचेंगे, फ्रांस से मोटिवेट होके दूसरे देश भी आजाद होंगे, देखते जाओ।
देखो 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, लोगों ने अपनी गवर्नमेंट बनाई, लेकिन 10 साल बाद ईयर 1799 में नेपोलियन जो कि आर्मी का चीफ बना हुआ था। नेपोलियन क्या किया भाई ईयर 1799 में, बताओ ना प्लीज। नेपोलियन तो आर्मी का चीफ था। ईयर 1799 में नेपोलियन ने पॉलिटिकल पावर जब्त कर लिए, मतलब सीज कर लिए। सारे लोगों को हटा कर ये खुद सारा पावर रख लिया और खुद बॉस बन गया। मैं ही बॉस हूँ। क्या नेपोलियन जी, फ्रांस के लोगों ने भरोसा करके आपको आर्मी का हेड ऑफिसर बनाया और आपने उन्हीं को धोखा दिया। सारा पावर मुझे चाहिए था, इसलिए मैंने सबको हटा दिया। मुझे बहुत सारी चीजें चेंज करनी है फ्रांस में, नए नए नियम कानून करनी है, मतलब नए नए नियम कानून बनानी है। सारे पॉलिटिकल पावर को अपने हाथ में लेने के बाद नेपोलियन ने कुछ अच्छे लॉस यानी कुछ अच्छे कानून बनाए हैं। कौन कौन से कानून बनाया भाई? रुको जरा सब्र करो, बोला ना धक्का मुक्की नहीं करने का। बताइए नेपोलियन जी। चाहे को अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, चाहे को आदमी हो चाहे को औरत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कानून सबके लिए बराबर है। सभी लोगों के लिए कानून इक्वल है और राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। दूसरा कानून, चाहे गरीब हो चाहे अमीर, कोई भी हो वह प्रॉपर्टी खरीद सकता है। ऐसा नहीं है किसी अमीर लोग ही प्रॉपर्टी खरीदेंगे, गरीब भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। छोटे किसान यानी पीजेंट्स को कम वेजेस पर दूसरे खेत में काम करने की जरूरत नहीं है। आज से वह खत्म है, कोई भी छोटा किसान का शोषण नहीं करेगा। सारे छोटे मोटे टैक्स को हटा दिया गया है, अब ज्यादा टैक्स नहीं लगेगा। एक और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर दिया गया है। लोग बहुत खुश है, जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड के लोग बहुत खुश है। वे राजा का सभी फैसला का स्वागत कर रहे हैं। छोटे किसान और बिजनेसमैन भी बहुत खुश है क्योंकि छोटे छोटे टैक्स हटाए गए हैं। ये तो हो गई अच्छी बातें, अब देखते हैं बुरी बातें। इतना ही नहीं, अभी भी और भी है। छोटे मोटे टैक्स हटाए हैं लेकिन बड़े बड़े जगह पर टैक्स और बढ़ा दिया गया है। चाहे मैं कुछ भी करूं, अच्छा काम करूं या बुरा काम करूं, कोई भी मेरे खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा, नहीं तो मारा ही मारा जाएगा। कैसी है ये अनहोनी आज हुई है जो, ये नेपोलियन कर रहा है मनमानी। एक गाना बंद कर, एक और है, चाहे गरीब हो या अमीर, चाहे कोई भी हो, उसे जबरदस्ती पकड़ के फ्रेंच आर्मी में ना डाल दिया जाएगा। जबरदस्ती मैं आर्मी बनाऊंगा, मुझे कोई नहीं हरा पाएगा। प्यार से बोलता तो हम देश के लिए जान दे देते हैं, लेकिन इसको तो जबरदस्ती ही फ्रेंच आर्मी में डालना है। हम जो लोग नेपोलियन को भला मानुस समझ रहे थे और उसका सारा फैसला को अच्छा मान रहे थे, वे दुखी हो गए। कुछ साल पहले लगभग ईयर 1750 यानी 18th सेंचुरी के बीच में कोई भी नेशनल स्टेट का आइडिया नहीं था। मतलब ईयर 1750 के आसपास किसी को भी पता नहीं था कि आजादी क्या होता है। उस टाइम राजा महाराजा थे और लोग ग्रुप में बटे हुए थे। बहुत ज्यादा भेदभाव है। पूरा यूरोपियन सोसाइटी 2 ग्रुप में बटे हुए हैं, पहले अमीर लोग, दूसरे गरीब, एरिस्टोक्रेसी और पेसेंट्री। हम पेसेंट्री ग्रुप के लोग यानी बहुत गरीब लोग हैं। हमारी आबादी बहुत ज्यादा है लेकिन हमारे पास कोई जमीन नहीं है खेती करने के लिए, कोई भी अधिकार यानी कोई भी राइट्स नहीं है हमारे पास। हम ऐसे नहीं है कि पहले गरीब थे फिर अमीर हुए फिर गरीब हो गए। हम ओरिजिनल गरीब हैं। सिंपल समझा जाए तो ये पेसेंट्री यानी गरीब लोग एरिस्टोक्रेसी यानी अमीर लोग के गुलाम हैं। ये है एरिस्टोक्रेसी ग्रुप के लोग यानी अमीर लोग। हम बहुत ठाठ बाट से रहते हैं। हम पूरे यूरोप के लोग को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। हमारे पास बहुत ज्यादा जमीन है जिसमें गरीब किसान काम करते हैं। हमारी आबादी बहुत कम है लेकिन सारी अधिकार यानी राइट्स हमारे पास है।
सिंपल समझे तो ये 2% लोग 98% लोगों को गुलाम बना कर रखे हैं। हमारे खिलाफ बोलने वाला का हम सर पैर काट देंगे। भागो! आया आया देखो आया है सुल्तान, ये है गरीबों का रक्षक। कुछ साल बाद यूरोप में एक नया ग्रुप का जन्म हुआ, मिडिल क्लास ग्रुप। अमीर और गरीब ग्रुप तो थे और मिडिल क्लास भी बन गई। हम लोग ने देखा कि सिर्फ 2% लोग 98% लोगों को गुलाम बना कर रखे हुए हैं। इसको खत्म करना होगा। ये मिडिल क्लास ग्रुप में बहुत पढ़े लिखे यानी एजुकेटेड लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, डॉक्टर और टीचर्स हैं। हम पहले गरीब थे और पेसेंट्री ग्रुप यानी गरीब ग्रुप में थे, लेकिन पढ़ लिख के ना हम लोग मिडिल क्लास ग्रुप में आ गए। हमारा सोचना था कि क्यों सारा पावर अमीर लोगों के पास है, क्यों सारा जमीन अमीरों के पास है। हम आजादी चाहते हैं, हम इक्वलिटी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लोगों की चुनी हुई सरकार आए और राजा का शासन खत्म हो। 19वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में यानी ईयर 1801 के आसपास यूरोप के सभी लोगों को लिबरल नेशन चाहिए, यानी सभी लोगों को आजादी चाहिए। लिबरल का मतलब आजादी होता है दोस्त। हम मिडिल क्लास लोगों ने गरीब लोगों को समझाएं कि हमें गुलाम की तरह नहीं जीना है, हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। हाँ, हमें आजादी चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए, हमें प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार चाहिए, हम भी प्रॉपर्टी खरीद पाएं। दूसरी, हम चाहते हैं कि चुनी हुई सरकार ही राज करे, हम चाहते हैं कि हमारी चुनी हुई सरकार ही राज करे। हाँ, खत्म करो, हमारी चुनी हुई सरकार बनाओ, हमें चाहिए आजादी आजादी। तीसरा, हम चाहते हैं कि राजा के सभी पावर को खत्म कर देना चाहिए और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाना चाहिए हमें। हाँ, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए। ये तो हो गया पॉलिटिकल लिबरलाइजेशन यानी पॉलिटिकल आजादी। अब देखते हैं इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, मतलब इकोनॉमी की आजादी क्या चाहिए। हम चाहते हैं कि सारे बड़े बड़े हाई टैक्स को खत्म किया जाए। हाँ, हाई टैक्स को खत्म करो। हमें अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना पड़ता है, यानी कस्टम ड्यूटी देना पड़ता है बहुत ज्यादा। इसको खत्म करो। हाँ, टैक्स खत्म करो, हमारे इतना अत्याचार मत करो। साल है 1815। नेपोलियन का बुरा वक्त आ गया है। होने जा रहा है बैटल ऑफ वाटरलू। सारे लोग और आर्मीज को बोल दो कि वो हार कर ना आए, पूरा दम लगाए, हमें जीतना है। यह बैटल ऑफ वाटरलू नेपोलियन और प्रब के बीच लड़ा गया। प्रब शॉर्ट फॉर्म है, पी मतलब प्रुसिया, आर मतलब रसिया और ए मतलब ऑस्ट्रिया और बी मतलब ब्रिटेन। नेपोलियन अकेला और सामने 4 देश, कौन जीतेगा देखते हैं। नेपोलियन सर, प्रब कंट्रीज ने हमें हरा दिया है, वे वापस आ रहे हैं आपकी पावर को छीनने और आपको मारने। ये प्रब देश ने नेपोलियन को इसलिए हराया क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि फ्रांस में डेमोक्रेसी रहे, राजाओं का हटाकर पब्लिक के चुने हुए सरकार राज करे। जैसा कि हम जानते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन करके राजा को हटाया गया था और फ्रांस में डेमोक्रेसी लाया गया था। तो ये जो 4 देश प्रब नहीं चाहते थे कि फ्रांस में डेमोक्रेसी आए, क्योंकि हो सकता है बाद में इनके देश के लोग भी डेमोक्रेसी करने लग जाएं। यानी प्रब में जो रहने वाले लोग वो भी तो डेमोक्रेसी डिमांड कर सकते हैं ना फ्रेंच को देखने के बाद। इसलिए हमने वापस फ्रांस में राजाओं वाली सिस्टम लाए हैं। अब फिर से राजा राज करेंगे। और सुनो, एक ट्रीटी ऑफ वीना बनाओ जिसमें राजाओं के राज करने का तरीका होगा। कंजर्वेटिव्स में ऐसे लोग थे जिनका सोचना है कि एक बार में सारा बदलाव नहीं होना चाहिए, कि एक ही बार में राजा महाराजों को हटा दिए और डेमोक्रेसी ला दिए। कंजर्वेटिव ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि बदलाव तो हो लेकिन धीरे धीरे हो, आराम से हो, लेजी आदमी होगा वो लोग मेरे जैसा। आपको याद होगा कि नेपोलियन को हराने के बाद ट्रीटी ऑफ वीना बनाए थे। तो आज हम 4 देश प्रब नेपोलियन का लाया हुआ सारे नियम कानून को खत्म करते हैं, नेपोलियन का लाया हुआ सारा सिस्टम को खत्म करते हैं। कंजर्वेटिव में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको यह अच्छा नहीं लगा। वे सोचते हैं कि नेपोलियन के बनाए गए रूल्स और रेगुलेशन को नहीं हटाना चाहिए। हम सोचते हैं कि नेपोलियन के बनाए गए रूल्स और रेगुलेशन हमें मदद करेंगे हमें आगे बढ़ने में। ये कंजर्वेटिव में जरूर हैं, ये राजाओं को पावर में जरूर लाना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि नेपोलियन के बनाए सिस्टम को पूरी तरह से हटा देना चाहिए।
ये ट्रेटी ऑफ वीना में ना क्या क्या रहेगा, चलो देखते हैं। हमने नेपोलियन को हराया है, अब कोई भी नहीं है जो हमें हरा सके। इसलिए मैं ऐलान करता हूँ कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले जिस तरह राजा राज करते थे, आज के बाद फ्रांस में ना फिर से वैसा ही राजा राज करेंगे। घुमा फिरा के ये लोग वापस आ गए, क्या फायदा हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन करने का। उफ, बेकार पढ़ना पड़ा क्लास 9 में। कैसी है ये अनहोनी, आज हुआ है जो सब कुछ खत्म हो गया, कैसे जिएंगे हम, ला 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 ला। याद आया ये मिडिल क्लास लोग डॉक्टर, टीचर, लॉयर एक्सेट्रा जो नेपोलियन से आजादी डिमांड करवाना चाह रहे थे, ये बहुत दुखी हो गए हैं। वापस से फ्रांस में मोनार्की सिस्टम आ गया है ना, यानी राजाओं वाली सिस्टम। पहले अरिस्टोक्रेसी ग्रुप यानी अमीर लोग गरीबों को परेशान करते थे, अब नेपोलियन का हारने के बाद राजा लोग गरीब को परेशान करते हैं। हमें छिप करके कुछ करना होगा, क्योंकि यदि हम खुले में राजा के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो मारे जाएंगे। हम नहीं चाहते कि मोनार्की सिस्टम फ्रांस में रहे, क्योंकि ये रहे तो फ्रांस के गरीब लोग बर्बाद हो जाएंगे। हमें आजादी चाहिए, हमें डेमोक्रेसी चाहिए। अच्छे अच्छे आइडियाज पूरे यूरोप में फैलने लगे, लोग चाहने लगे, ए देश मेरे तू हंसते रहे, कोई भी हमें गुलाम न बनाए। ए देश मेरे हमें जीना है, हमें सर उठा के जीना है। ए देश मेरे हम जिए मरे, हम तुझे आजाद करके ही रहेंगे। ए देश मेरे। हमें एक ऐसा गवर्नमेंट बनाना होगा जिसको हम कॉमन पीपल चुने। हम सभी लोगों को बराबर अधिकार यानी इक्वल राइट्स चाहिए। अब ऐसा नहीं चलेगा, फाइट करना होगा, रिवॉल्यूशन करना होगा। कहते हैं ना वक्त सबका आता है, तो पुअर पीपल और मिडिल क्लास यानी लिबरल्स का भी टाइम आ गया है। जो अपने देश से प्यार करते हैं उनका टाइम आ गया है। महाराज महाराज, हमने नेपोलियन को हटा करके फिर से राजा बनाए। अब ये लिबरल्स हम पर हमला करने आ रहे हैं, आपको मारने आ रहे हैं। आपको नहीं, तेरे को फिर से हटाने आ रहा हूँ। हम लोग फिर से बुराई का अंत होगा। जिस तरह फ्रेंच रेवोल्यूशन में राजा को हटाए थे ना, उसी तरह तेरे को भी हटाएंगे। आक्रमण, कैदी बना लो इन सबको। ये राजा को हटा दिया गया और लुइस फिलिपी को बैठाया गया राजगद्दी पर, और फ्रांस में न कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाया गया। मतलब राजा तो रहेगा लेकिन वो पब्लिक के हिसाब से काम करेगा, मतलब एक कठपुतली का जैसा, जिसको कंट्रोल कौन करेगा। जब फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती है। कहने का मतलब यह है कि फ्रांस में जो कुछ होता है उसका असर पूरे यूरोप में होता है। फिर पूरे यूरोप को लोग देखेंगे कि फ्रांस में फिर राजा को हटा दिया गया है, तो ये भी सोचेंगे हम भी अपने देश के राजा को हटा देते हैं। अरे फ्रांस में राजा को हटा दिया गया है, अरे फ्रांस में राजा को हटा दिया गया है। पूरे यूरोप में देशभक्ति फैलने लगी। पढ़े लिखे लोग समझने लगे कि अब उन्हें भी राजा से आजादी चाहिए। जिस घटना से इन सबको देशभक्ति आई उस घटना को ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। अब समझते हैं ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है। ग्रीस ना यूरोप का एक कंट्री है। 15th सेंचुरी में ग्रीस ओटोमन एम्पायर यानी मुस्लिम राज का हिस्सा था। हम ग्रीस के लोग हैं, हमें अपना राजा पसंद नहीं है। हमको ये फ्रांस की तरह अपना राजा को हटाना है। भाई पूरे यूरोप से हमें मदद मिल रही है। ग्रीक बहुत पुरानी सभ्यता है ना, इसलिए लोग हमारी मदद कर रहे हैं। मेरा नाम लॉर्ड बायरन है। मैं एक इंग्लिश पोएट हूँ। मैं ग्रीक को आजाद कराने में मदद करूंगा। पूरे यूरोप से फंड इकट्ठा करें, हम मुस्लिम राजा से लड़ेंगे और यहाँ भी डेमोक्रेसी लाएंगे।
ग्रीक में रहने वाले लोगों का 11 साल बाद 1832 में आज़ादी मिली। पूरे यूरोप में लड़ाई लड़नी है, पूरे यूरोप को राजाओं से आज़ादी चाहिए। इसके लिए यूरोप के लोगों में देशभक्ति जगानी होगी, लोगों को रोमांटिक करना होगा कि वे अपने देश से प्यार करें। पूरे यूरोप के लोगों में देशभक्ति भरी गई, उन्हें देशभक्ति वाला गाना सुनाया गया, इसी को रोमांटिज्म कहते हैं। हम रोमांटिक आर्टिस्ट हैं क्योंकि हमारे अंदर अपने देश के लिए देशभक्ति जगी है। अब हम भी अपने देश से प्यार करने लगे हैं। अब हमें राजाओं से आज़ादी चाहिए। पोलैंड एक ऐसा देश है जिसको रसिया, पुर्सिया और ऑस्ट्रिया ने पोलैंड को पार्टीशन कर दिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है। देश को तो बांट दिया गया, लेकिन आज भी हमारे पोलैंड में हमारी पुरानी कल्चर, म्यूजिक और लैंग्वेज जिंदा है। आज भी हम अपने लैंग्वेज बोलते हैं। आज भी हमारे अंदर अपने देश के लिए देशभक्ति जगा हुआ है। आज भी हमारा कल्चर यानी संस्कृति जिंदा है। जैसे आज के समय में हमारे देश में 28 स्टेट है ना, इसी तरह पोलैंड को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया था और पोलैंड का अस्तित्व खत्म कर दिया गया था। रसिया हमारे देश पोलैंड को कब्जा कर लिया था और हमारे पोलिश लैंग्वेज को हमारे स्कूल से हटा दिया था, यानी स्कूल में पोलिश लैंग्वेज पढ़ाई नहीं होगा, रशियन लैंग्वेज पढ़ाया होगा। बहुत हो गया, रसिया हम पर बहुत अत्याचार किया है। वे स्कूल से पोलैंड लैंग्वेज हटा करके खुद का रशियन लैंग्वेज पढ़ा रहा है ना, लेकिन हम तो पोलिश लैंग्वेज बोलेंगे ही, जो करना कर लो। इंडिया में भी तो यही होता है, स्कूल से हिंदी लैंग्वेज निकालकर सारी बुक्स को इंग्लिश में कर दिया गया है, लेकिन इंडिया के लोग तो हिंदी बोलते ही हैं, चाहे कुछ भी कर लो। भाई रशियन गवर्नमेंट हमारे पुजारी को हमारे चर्च से पकड़ लिया है। हमारे पुजारी पोलिश लैंग्वेज में पूजा करवा रहे थे और रशिया चाहता था कि पुजारी रशियन लैंग्वेज में करवाएं। बहुत हो गया, ऐसे नहीं चलेगा। रशियन गवर्नमेंट को पोलैंड से भगाना होगा और पोलैंड को आपस से जोड़कर एक नया देश बनाना होगा। साल है 1830 से 1848 की कहानी। पूरे यूरोप के लोगों के पास पैसे की कमी होने लगी क्योंकि कुछ साल से पूरे यूरोप में ना पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी, जिसके कारण लोगों के पास कोई भी नौकरी नहीं है। बहुत बुरा हो रहा है। गांव के लोग शहर में आने लग रहे हैं क्योंकि गांव में भी पैसे कमाने का कोई साधन नहीं है। कपड़ा ले लो कपड़ा। अरे भाई आप थोड़े अमीर लग रहे हैं, मेरे दुकान से कपड़ा खरीद लीजिए ना, 4 दिनों से कुछ भी नहीं बिका है। क्यों भाई, क्यों नहीं बिका है? क्या बताऊं भाई साहब, लोगों के पास नौकरी भी नहीं और सबसे खराब बात है इंग्लैंड से सस्ते में सामान आ रहा है, इसलिए लोग इंग्लैंड वाला सामान खरीद रहे हैं और हम तो हाथों से बनाते हैं, खुद बनाते हैं, इसलिए सस्ते में नहीं बना पा रहे हैं और हमारा कोई सामान नहीं बिक रहा है। इस तरह तो लोकल बने हुए सामान तो नहीं बिकेंगे क्योंकि यह सामान थोड़ा महंगा होगा ना, इस तरह तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। कुछ कपड़ा ले लो भाई। अरे भाई मैं खुद पूरे वीडियो में एक ही कपड़ा पहना हुआ हूँ, मैं क्या खरीदूंगा। इंग्लैंड के पास बहुत हाईटेक मशीनें हैं लेकिन पूरे यूरोप में उतना हाईटेक मशीन नहीं है, इसलिए ये लोग सस्ते में सामान नहीं बना पा रहे हैं। ये वैसा ही है जैसे चाइना का बना सामान सस्ता होता है और इंडिया का बना सामान महंगा होता है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ऐसे चलते रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हमें नौकरी चाहिए। फूड के प्राइस बढ़ने लगे हैं क्योंकि कई जगह पर फसल खराब हो गया है और पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही है। उतना फूड प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है जितना लोगों को चाहिए। अरे यार, पूरे फ्रांस की इज्जत खराब हो रही है। ईयर 1930 में फ्रेंच की जनता खुद मुझे राजगद्दी में बैठाई थी, याद है ना? इतना खुश मत होइए राजा साहब, आप एक कठपुतली हैं, आपके पास कोई पावर नहीं है। फ्रांस के लोगों ने डेमोक्रेसी चाहिए था ना, इसलिए वे कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान को लाए और सिर्फ दिखावा के लिए आपको राजा बनाए हैं। सारी पावर तो किसी और के पास है, आप तो सिर्फ नाम के राजा हैं, कोई पावर है आपके पास? मजाक उड़ाना बंद करो यार, फ्रांस की जनता गुस्सा में है, अब क्या करें? लोग बहुत गुस्सा में हैं, बहुत लोग तो बहुत दिनों से कुछ नहीं खाए हैं, फूड्स की कमी है, इसलिए लोग इस राजा को भी हटा देंगे। देखो आगे। महाराज जनता पर आक्रमण करने के लिए आ रही है। तो मैं क्या करूं, खुद का सरेंडर कर देता हूं। ज्यादा तेज बनूंगा तो मारा जाऊंगा, जैसे पहले का राजा मारा जा चुके हैं।
ओहो, मजा आ गया। फ्रांस में दूसरी बार राजा को हटा दिया, फ्रांस में डेमोक्रेसी आ गया, फ्रांस रिपब्लिक हो गया, फ्रांस आजाद हो गया। अच्छा है, अच्छा है। मेरे जैसा नाच के दिखाओ तो, नाचो रे। चलो साथ में नाचते हैं। मजा आ गया। फ्रांस के लोगों को आखिरकार आज़ादी मिल ही गई। अब देखते हैं कि यूरोप के बाकी देश को आज़ादी कब और कैसे मिलता है। अब जर्मनी में रिवॉल्यूशन करना है तो जर्मनी के मिडिल क्लास लोग, बिजनेसमैन सब एक साथ फ्रैंकफर्ट शहर में इकट्ठा हुए। फ्रैंकफर्ट शहर का नाम है, वहीं पर इकट्ठा हुए। ये जर्मनी के लोग गरीबी और फूड की कमी, नौकरी की कमी की वजह से विद्रोह करने जा रहे हैं। ये लोग अपने अधिकार के लिए लड़ने जा रहे हैं। देखो, हम लोगों को अधिकार चाहिए, इसलिए चलो हम लोग एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाते हैं। इस असेंबली से 831 मेंबर चुने जाएंगे और वो 831 मेंबर देश के लिए काम करेंगे। लेकिन शहर राजा को पूरी तरह से हटा पाना आसान बात नहीं है। तो एक काम करेंगे, जिस तरह फ्रांस में ईयर 1830 में दिखावा के लिए राजा लुइस फिलिपी को बैठाया गया था, वैसे ही एक राजा को बैठाएंगे हम भी, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल के हिसाब से काम करेंगे, यानी कठपुतली जैसा। हाँ, ये ठीक है, चलो राजा के पास। ईयर 1848 में जर्मनी जो है ना, पुर्सिया का हिस्सा था। ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लोग राजा से मिलने गए। राजा, हम चाहते हैं कि जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाए, लेकिन हम आपको हटाना नहीं चाहते हैं, बस कॉन्स्टिट्यूशन लाना चाहते हैं। तुम लोग मुझे मत सिखाओ कि राज कैसे करना है। पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, IAS UAS बनो और राज मुझे करने दो। अच्छा ठीक है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें जिंदा छोड़ दीजिए। अच्छा ठीक है, जाओ, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ऐसे नहीं होनी चाहिए। ऑल जर्मन नेशनल असेंबली खत्म हो गया, देखेंगे आगे क्या होगा, थोड़ा सब्र रखो। सबसे पहले देखते हैं कि जर्मनी जो कि पुर्सिया का हिस्सा था, वह कैसे एक देश बना। देखो, पुर्सिया का जो राजा था ना, फ्रेडरिक विलियम IV, उसकी मौत हो गई और एक नया राजा बनता है, विलियम I। एक बार जर्मनी के लोग रिवॉल्यूशन करने आए थे ना, जब फ्रेडरिक विलियम IV राजा था। हाँ राजा साहब। चीफ मिनिस्टर ओटो बिस्मार्क को बुलाया जाए। आपने याद किया राजा साहब। ऐसा ही सभी लोग रिवॉल्यूशन करने लग जाएंगे तो बहुत बुरा होगा। तुम एक काम करो, पुर्सिया के अलग अलग जितने भी जगह हैं सबको एक कर लो, चाहे उसके लिए लड़ना पड़े मरना पड़े, एक करो सबको और जर्मनी देश बनाओ। एक करने से क्या होगा राजा साहब? एक राजा को हरा पाना आसान है, लेकिन यदि हम बहुत सारा राजा हो जाएंगे तो पावर्स बढ़ जाएगी और हमें हरा पाना बहुत मुश्किल है। तब कोई भी लोग आपको हरा नहीं पाएगा और आप सालों साल राज कर पाएंगे। 7 सालों तक लड़ाई झगड़ा हुआ, आखिरकार विलियम I जीता और जर्मनी बना, मतलब जर्मनी एक हो गया, यूनिफाइड हो गया। अरे राजा विलियम I तो जर्मनी बना दिया, अच्छा काम किया। जैसे जर्मनी के राजा ने जर्मनी को एक किया, वैसे ही इटली का राजा भी इटली को एक करेगा, क्योंकि इटली के ना 7 छोटे छोटे टुकड़े हैं, बहुत सारे राजा राज कर रहे हैं। अब देखते हैं इटली एक होकर एक देश कैसे बनता है, यूनिफाइड कैसे होता है। ये है इंडियन प्रिंसली हाउस, इटली के असली यानी ओरिजिनल राजा। बाकी के जगह पर दूसरे दूसरे राजा राज कर रहे हैं, लेकिन ये इनके दादाजी भी राज करते थे, उनके दादाजी भी राज करते थे, इसलिए ओरिजिनल राजा है। राजा विक्टर एम्मानुएल II आ रहे हैं। राजा साहब, मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ। कहो, क्या कहना है? क्यों ना पूरे इटली को एक करें, क्योंकि पूरा इटली पर आपका राज होना चाहिए। क्यों एक करें? मैं इतने में ही खुश हूँ।
राजा साहब, पूरा इटली को एक करने के बाद इटली जल्दी डेवलप होगी, इकोनॉमिक कंडीशन ठीक होगा, और हाँ, सालों तक लोग आपका नाम याद रखेंगे और सोचेंगे कि आप ही ने तो यहाँ आज सबको एक किया था पूरा इटली को। चीफ मिनिस्टर कैबियर को बुलाया जाए और गुप्सी गरीबेल्डी को बुलाया जाए। जाओ, एक करो इटली को। कुछ सालों तक लड़ाई चला और आखिरकार इटली भी एक हो गया, यानी इटली यूनिफाइड हो गया। अब ब्रिटेन को एक करना है, सभी देश एक हो रहे हैं तो ब्रिटेन अकेला क्यों रहेगा बेचारा। देखो यह मैप को, यदि यह सभी जगह को एक साथ मिला दिया जाए ना, सभी जगह को प्लस कर दिया जाए ना, तो इसको हम लोग ना ब्रिटिश आइसल कहेंगे। और यदि वो स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ग्रेट ब्रिटेन। और यदि ये स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड में यदि हम नॉर्दर्न आइलैंड जोड़ देंगे ना, तो क्या बनेगा, यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन को एक करने में ज्यादा खून खराबा नहीं हुआ, क्योंकि इंग्लैंड के लोग अमीर हैं, क्योंकि वे लोगों के पास बहुत हाईटेक मशीनें हैं, याद आ रही है, क्योंकि इंग्लैंड से ही तो सामान आता था ना यूरोप में सस्ता सस्ता। और इंग्लैंड के लोग अपना प्रोडक्ट बेचकर पैसे अब कमाए हैं, बहुत धुन कर पैसे कमाए हैं, इसलिए इंग्लैंड के लोगों के पास बहुत पैसा है। इंग्लैंड वाले लोगों को हम इंग्लिश यानी अंग्रेज कहते हैं, वे राजा के पास जाते हैं। ये राजा, हमारे पास पैसा है, हमने एक पार्लियामेंट बनाया है जिसमें हमारे लोग काम करेंगे, तो मैं क्या करूं, राजगद्दी छोड़ दो नहीं तो उठा कर पटक देंगे। राजा राजगद्दी छोड़ दिया और सारा पावर इंग्लिश पार्लियामेंट को दे दिया, मतलब इंग्लैंड वाले लोग को दे दिया सारा पावर, क्या करोगे। इंग्लैंड वाले स्कॉटलैंड और वेल्स को अपने साथ मिला लिए और ग्रेट ब्रिटेन बना दिए। हमारे पास पैसा तो है, तो हमने स्कॉटलैंड को पूरा कब्जा कर लिए और नीदरलैंड आइलैंड पर भी कब्जा कर लिए। हमने सारा कहानी पढ़ लिए, फ्रांस आजाद हो गया, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन भी बन गया। देश तो एक हो गया, लेकिन उस देश के नागरिकों का अपने देश के लिए प्यार तो होना चाहिए ना। तो क्या करें, एक काम करते हैं, जैसे भारत को भारत माता समझ कर लोग इज्जत देते हैं, उसी तरह सभी देशों में एक फीमेल पर्सन को लाते हैं जो इमेजिनरी होगा, जो देश के लिए भगवान होगी। इस तरह लोगों में प्यार जगेगा और उन्हें अपना देश अपना लगने लगेगा। हाँ भाई, जिस तरह लोग अपनी माँ से प्यार करते हैं ना, उसी तरह अपने देश की माँ से भी प्यार करेंगे। देशवासियों के अंदर प्यार जगाने के लिए फ्रांस में मेरीन को बनाया गया। ये हमारी भारत माँ की तरह है, लाल टोपी और हथकड़ी यानी आजादी, लिबर्टी का सिंबल है, और ये है जस्टिस का सिंबल यानी न्याय का सिंबल है। जर्मनी में जर्मेनिया को बनाया गया, ये भी हमारी भारत माँ की तरह है, मतलब जर्मनी का भगवान है। इसको भी देख लो दोस्त, चैप्टर खत्म होने वाला है, जल्दी देख लो। अब समझते हैं कि नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म क्या होता है। देखो, एक फैमिली में एक फादर है और एक मदर है और उसके 2 बच्चे हैं। यदि माँ सोच रही है कि मेरे बच्चे अच्छे हैं और वे उनसे प्यार करती है, उसी तरह यदि कोई आदमी अपने देश को अच्छा मानता है ना और वो अपने देश से प्यार करता है ना, तो उसको नेशनलिज्म कहेंगे। हाँ भाई, मैं भी एक नेशनलिस्ट हूँ और एक देशभक्त हूँ, वीडियो को शुरू में बताया था मैंने, कितना बार बताऊं। लेकिन यदि वही माँ सोचेगी कि पूरा दुनिया में से सिर्फ मेरे ही बच्चे अच्छे हैं, बाकी बच्चे बेकार हैं, उसी तरह यदि कोई आदमी सोचेगा कि पूरे दुनिया में सिर्फ मेरा ही देश अच्छा है, तो वह ना इंपीरियलिज्म हो गया। नहीं, मैं ऐसे नहीं सोचता हूँ। हमने देखा कि बहुत सारे नए देश बने, जैसे जर्मनी, इटली और ब्रिटेन। तो अब ये देश सोचने लगे कि और दूसरे देशों को ना गुलाम बनाकर अपना एरिया में जोड़ लें, जिससे ना वो देश थोड़ा बड़ा हो जाएगा। हमने देखा कि पूरा यूरोप आजाद हो गया, तो लोगों के पास कोई भी काम नहीं बचा, तो 2 देश ना ये आपस में लड़ने लग गए। वे एक दूसरे को कब्जा करने लगे, क्योंकि सारे देश के लोग ना सोचने लगे कि उन्हीं का देश सबसे अच्छा है। मतलब नेशनलिज्म थोड़ा पीक लेवल पर है और उसको बोल सकते हैं कि इंपीरियलिज्म आ गया है। लड़ने दो, अपने को क्या है, अपने को तो अच्छा मार्क्स चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेशनलिज्म पर इंडिया, मजा आएगा। नेशनलिज्म पर इंडिया देखना, भारत को आज़ादी करने में मजा आएगा।